सेशन के अंदर में स्टडी मेट तो पूरा कर लिया था। कंपाइलर 60 किया था और ज्वाइन 20 हो गया। अच्छा देखो, कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चंस पढ़ना समझो। और क्वेश्चन एमालगमेशन का एक ही लॉजिक है कि मर्जर है या परचेज है, ये क्लैरिटी होना। मर्जर और परचेज क्लैरिटी हो गया तो उसके बाद देखो कि आपको किसका बुक्स बनाने बोला है, ट्रांसफरर का बुक्स बनाने बोला है या ट्रांसफरी कंपनी का। ट्रांसफरर का बुक्स क्लोज करना होता है, बुक वैल्यू पे क्लोज होगा, और ट्रांसफरी कंपनी का अग्रीड वैल्यू में होगा। इफ परचेज है तो ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा, और मर्जर है तो एमालगमेशन एडजस्टमेंट आ सकता है या फिर पीएनएल आ सकता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं आता ट्रांसफरी कंपनी में। जब परचेज है तो वो एग्रीड वैल्यू में सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लाएगा एंड उसको नेट एसेट्स को कंपेयर करेगा विद परचेज कंसिडरेशन, तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। मर्जर है तो सब कुछ बुक वैल्यू पे होगा, ऑल द रिजर्व सरप्लस एवरीथिंग। वहां पे अपने को एक ही चीज चेक करना है, जो शेयर कैपिटल इशूड है और एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है वो सेम है या नहीं है। इफ नहीं है, ज्यादा इशू किया है तो वो एमालगमेशन एडजस्टमेंट बोल के आ जाएगा, एंड इफ कम इशू किया है तो वो रिड्यूस वैल्यू पीएनएल में चला जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। अपने पास क्वेश्चन है नंबर 1, द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च वाज एज अंडर। ठीक है जी, ये दिया हुआ है अपने पास। एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब्स वाई लिमिटेड, यानी एक्स लिमिटेड हो गया हमारा ट्रांसफरी, वेर एज वाई लिमिटेड हो गया ट्रांसफरर। अब क्या बोल रहा है, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इश्यू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। और गुडविल वुडविल के बारे में भी बात कर रहा है, यानी ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। रिक्वायरमेंट पार्ट भी देख लो। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। यानी पहले जो कंपनी बंद हो रही है उसको उसके पूरे अकाउंट्स को बंद करना है, नहीं, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना अपने को। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से हो जाएगा, बाकी अकाउंट्स नहीं बनाने का जरूरत है। एंड देन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड यानी ट्रांसफरी कंपनी, फिर बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी आफ्टर एब्जॉर्प्शन। आगे देखो ना, हर चीज का वैल्यू बदल रहा है। गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड ऑन एब्जॉर्प्शन इज टू बी कंप्यूटेड बेस्ड ऑन 2 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी गुडविल कैलकुलेट करना है अपन को। अब यहाँ पे गुडविल आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड आ गया, यानी चीजें बदल रही है। जब वैल्यूज बदल रही है तो इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज। जब वैल्यूज नहीं बदलेगी, क्वेश्चन बोलेगा बुक वैल्यूज पे लेके जा रहा है और इक्विटी को इक्विटी इशू कर रहा है, दैट मीन्स वो मर्जर है। तो यहाँ पे एक तो गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड ऑन एब्जॉर्प्शन is to be computed based on 2 times of average profit of preceding 3 financial year। पिछला 3 फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे देखो, द प्रॉफिट ऑफ 24-15 include credit of an insurance claim of 25,000, fire occurred in 2013-14 and loss by fire 30,000 was booked in profit and loss account of that year। In the year 15-16, there was an embezzlement of cash by an employee amounting to rupees 10,000। इतना कुछ कहानी क्यों दी है? यस, नहीं, एबनॉर्मल लॉसेज एंड एबनॉर्मल गेन्स हम एलिमिनेट करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो आपके पास में 3 साल का प्रॉफिट जो दिया हुआ है वहां से आपको यस माइनस और प्लस करना होगा। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल निकालो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
हाँ अब इतना बड़ा नहीं आएगा, 14 मार्क का आएगा तो कोई एक पॉइंट हटा देंगे इन लोग। हाँ कोई एक पॉइंट कुछ भी हटा देंगे, क्या पता रियलाइजेशन अकाउंट हटा दे। आपके पास 14, 15, 15, 16 एंड 16, 17 का प्रॉफिट है। 14, 15, 72,000, 15, 16, 78,000, 16, 70, 90,000। अब क्या बोल रहा है, 14, 15 में एक इंश्योरेंस क्लेम मिला तो एबनॉर्मल गेन हो गया, माइनस एबनॉर्मल आइटम। फिर 13, 14 में आग लगा था, उसका पैसा मिला है। लॉस बाय फायर 30,000 बुक किया था, ये तो कोई इससे मतलब है क्या? 13-14 में जो आग लगा था उसका पैसा आपको 14-15 में मिल रहा है और आपने उसको वो पीएनएल में दिखा दिया, तो हमने तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जो पैसा मिला है। 13-14 का तो प्रॉफिट है भी नहीं, तो कुछ नहीं करना। आगे बोला है 15-16 में आपका चोरी हो गया था 10,000, एबनॉर्मल लॉस, तो वो एड बैक हो जाएगा। इससे हमें एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। प्रेजेंटेशन में आप दिखाओगे कि प्रॉफिट ये है माइनस इंश्योरेंस क्लेम प्लस लॉस बाय थेफ्ट, तब जाके हमारा आया है एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इस एडजस्टेड प्रॉफिट को एवरेज कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 टाइम्स बोला, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2, तो गुडविल का वैल्यू मिल जाएगा। 1,50,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। $1,50,000 will be the value of goodwill. Average profit into number of year purchase, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो आपने पार्टनरशिप में सीखा होगा, यही तो था गुडविल। तो 12th में था वो, तो 12th में कहाँ सर, सेम सेम चलता है वहाँ पे, मैं 12th में पढ़ाया था। 12th में इसके अलावा तो मार्क्स कैसे आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है सर, हम कोविड का। ओह स्पेशली स्टूडेंट आप लोग, आप YouTube से इंजीनियरिंग डिग्री लेने वाले हो। वो एक साल बस एग्जाम हो जाना था, मजा आ जाता, हमको बहुत मजा आता, मजा आ जाता, मतलब भयंकर वाला, जहां हम 3rd रिवीजन में था, एग्जाम ही नहीं हुआ, सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ था सर, बहुत दुख हुआ उस टाइम, बहुत दुख हुआ था उस टाइम। बस वो एग्जाम अच्छा पोस्टपोन हो रहा था, तब भी बोला एग्जाम हो जाए, एग्जाम ही नहीं हुआ। हमारा बच्चा को तो चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, तीसरा बार हम लोग रिवीजन कर रहा था। हम लोग का सिलेबस इको में केंशन स्टार्ट भी नहीं हुआ था हम लोग का, किस्मत, यही तो किस्मत है। चलो गुडविल कितना आया, 1,50,000 का गुडविल आ गया, ठीक है भाई।
तो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए चाहिएगा, है ना। आगे क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग, तो मैं ऐसे लिख दूं वाई लिमिटेड के यहाँ पे एसेट्स में गुडविल का वैल्यू चेंज कर दूं, 150 हो जाएगा ना परचेज कंसिडरेशन के लिए। तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन इक्विटी शेयर्स को कितना क्या दे रहे हैं वो तो चाहिएगा ना। आगे देखो क्या बोला, लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 5 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 4 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख। जस्ट फॉर परचेज कंसिडरेशन चेंजेस होता है, क्योंकि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो ये सारा एसेट्स किस वैल्यू पे क्लोज करोगे, बुक वैल्यू पे क्लोज करोगे। आगे बोला, इन्वेंट्रीज आर टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 2.5%। तो इन्वेंट्री 10% कम कर दो, 5,25,000 माइनस 10%। क्या इन्वेंट्री पे प्रोविजन बनता है क्या? इन्वेंट्री पे कभी प्रोविजन नहीं बनेगा, लेकिन डेटर ग्रॉस ही लेंगे, लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, डेटर्स कम मत करना। डेटर्स 3 लाख है, उस पे 2.5% का प्रोविजन बनेगा आपका 7,500। तो यहाँ पे एक लायबिलिटी में बढ़ जाएगा 7,500 वाई लिमिटेड का। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट क्या बोल रहा है, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड करंट एसेट्स इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड whose fair value amounted to 15,000 and such asset was also taken over by X Limited। अच्छी बात है, हमारे बुक्स में एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी, अब X Limited वो भी लेके जा रहा है। तो जब Y लिमिटेड परचेज सॉरी X लिमिटेड जब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेगा तो 15,000 को भी काउंट करेगा ना। वो उनके बुक्स में तो नहीं है, बट स्टिल मैं एक बार के लिए यहां लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट 15,000 का, ये भी परचेज कंसिडरेशन में काउंट होगा। नेक्स्ट बोला है, ट्रेड पेबल्स ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूड 20,000 पेबल टू एक्स लिमिटेड। ये तो म्यूचुअल ओइंग्स है, एक बार परचेज कर लिया उसके बाद कैंसलेशन होगा। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर्स एट 5% प्रीमियम, लेकिन कितना वो तो परचेज कंसिडरेशन से पता चलेगा। अब परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गुडविल ले लेंगे 1,50,000 का, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, इन्वेंट्रीज 472,500, ट्रेड रिसीवेबल्स 3 लाख, unrecorded asset 15,000, cash and bank 60,000। तो टोटल एसेट्स आ रहा है 18,97,500। उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दें, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या लेके जाएगा, एक तो ट्रेड पेबल्स कितना है 2,40,000, 2,40,000 का ट्रेड पेबल्स, ठीक है। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,500 एंड रिटायरमेंट ग्रेचुटी फंड 60,000 माइनस 60,000। तो 15,90,000 इज योर परचेज कंसिडरेशन। क्या चीज, एवरीथिंग। अब वही है ना जो अभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसमें भी तो ये एम्बिग्विटी था। हाँ, तो इसमें भी तो लिखा ही नहीं है इसकी क्या लेके जा रहा है। तो हम लोग तो करंट एसेट्स, क्या चीज, कहाँ पे, नहीं वो सेम ही रहता जो लॉन्ग टर्म के लिए तुम कर रहे हो। तो जो एमालगमेशन वाला क्वेश्चन इस बार का एग्जाम में है उसमें भी सेम ही कहानी होगा। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो था उसको करंट लायबिलिटीज में अपन आई मीन नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए उसको भी काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका परचेज कंसिडरेशन 15,90,000 आ रहा है। हाँ, तो 15,90,000 में हम लोग क्या क्या पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं,
अरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने थे? 3 लाख के 10% प्रीमियम बोले तो 3,30,000। तो इतना तो प्रेफरेंस शेयर चला गया। टोटल है 15,90,000, जिसमें से 330 का तो प्रेफरेंस शेयर्स, तो बचा 12,60,000 का। क्या करना पड़ेगा? इक्विटी शेयर। अब 12,60,000 का जो इक्विटी शेयर है एट ए प्रीमियम आप इश्यू करोगे, बट उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो जब ट्रांसफर ही कंपनी में अकाउंटिंग होगा तब फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग कर देंगे। बट 15,90,000 का ब्रेकअप समझ में आया? 3,30,000 प्रेफरेंस शेयर्स को चले जाएंगे और 12,60,000 का इक्विटी शेयर होल्डर को चला जाएगा। क्लियर है? अब सबसे पहले आप लोग, ये दो चीज हो गया, परचेज कंसिडरेशन एंड गुडविल कैलकुलेशन। अब आप बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में क्या करोगे? सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो वो लेके जा रहा है बुक वैल्यू ट्रांसफर करो, फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू करो। To land and building, to plant and machinery, to inventories, to trade receivables, to cash at bank, by retirement gratuity fund, लेके जाएगा, लेकिन वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है ना, तो वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। सिर्फ हमारी बैलेंस शीट में जो लेजर्स है, जो जो वो लेके जा रहा है, वो एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। मशीनरी का जो है था वो कौन सा है? AS10 AS10 भी था और इम्पेयरमेंट भी था उसमें। अभी ट्राई किया, सॉल्व करने में हुआ नहीं। एक बार जब सीख लेगा तब होगा, अभी तक तो सीखा नहीं ना। कुछ तो ट्रिक है, इजी होता है। सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू आ गया। फिर अपन क्या करते हैं? परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड, आई मीन सॉरी, एक्स लिमिटेड टू रियलाइजेशन बाई एक्स लिमिटेड आ जाएगा। 15,90,000। और क्या आता है रियलाइजेशन में, बताओ मेरे को? यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जब ड्यू एंट्री होगा तो क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वाई रियलाइजेशन? बिकॉज हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जितना बुक वैल्यू है उससे ज्यादा पे कर रहे हो, तो यहां टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ जाएगा 30,000। बाकी तो कुछ भी नहीं है, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, अलग से कोई एंट्री है नहीं। तो ये मेरा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रियलाइजेशन आ जाएगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। क्या चीज? क्यों आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को जितना है वो अपने शेयर प्रीमियम में इश्यू करे, वो तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। वो अपना 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में दे रहा है, जितना फेस वैल्यू हमारे बुक्स में उस पर ज्यादा थोड़ी ना मिल रहा है, और ज्यादा जो मिल रहा है तभी तो प्रॉफिट आ रहा है रियलाइजेशन पे। देखो रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ज्यादा ही मिल रहा है ना उसको। तो टू इक्विटी शेयर होल्डर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना? 1,50,000। ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट।
स्टेप्स पता होना बहुत जरूरी है कि हम परचेज कंसिडरेशन किसके लिए निकालते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। रियलाइजेशन अकाउंट में किसी को डाउट है तो पूछ लो। एक बार वो 30,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फैसिलिटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख जो बुक्स में है, लेकिन हमें उनको पे करना है 3,30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 330 होगा। तुमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट किया 3 लाख से, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,30,000, तो डिफरेंस का एंट्री रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आ गया, नुकसान हो गया ना। रियलाइजेशन में किसी को डाउट है, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने में किसी को डाउट, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने में किसी को डाउट। ठीक है क्या बाबा, क्या आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, परचेज कंसिडरेशन। तो नेक्स्ट काम क्या है, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, दैट इज एक्स लिमिटेड के बुक्स में एंट्री होगा। एक्स लिमिटेड पहला एंट्री क्या करेगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, किस वैल्यू से, 15,90,000 परचेज कंसिडरेशन से करो। नहीं, उसमें एसपी नहीं आया। अरे हम उनको 3,30,000 रुपए दे रहे हैं, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स तो हम फेस वैल्यू पे दे रहे हैं ना। यू हैव टू सी जो हम हमारी सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं क्या वो, हाँ इक्विटी शेयर्स के केस में सिक्योरिटीज पे, क्योंकि उनको हम जो शेयर्स दे रहे हैं ना वो हमारी कंपनी के प्रीमियम वैल्यू पे दे रहे हैं। सेकेंड एंट्री क्या होगा, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू, ठीक है। बिजनेस परचेज क्रेडिट हो जाएगा। डिफरेंस गुडविल या कैपिटल रिजर्व इफ आ रहा है तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा, लॉजिक समझना। जब भी आप नेट एसेट से परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हो और आप उतना ही अमाउंट पे कर रहे हो, नेवर एवर गुडविल कैपिटल रिजर्व, वो गुडविल आएगा, वो गुडविल आएगा जितने में हम लेके आ रहे हैं, बट अलग से गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि भाई जितना परचेज कंसिडरेशन बनता है नेट एसेट से हम उतना ही तो पे कर रहे हैं। तो पहला एंट्री और दूसरा एंट्री में किसी को डाउट रहेगा तो पूछना बाबा मेरे से, एंड प्लीज सेल्फ करो। नेक्स्ट टू करेंगे, क्या क्या क्या, नेक्स्ट टू करेंगे। नहीं किससे माइनस किया, ट्रेड रिसीवेबल माइनस करके नहीं आता है, ग्रॉस वैल्यू आता है, अलग से पीडीडी आएगा। अरे भाई लास्ट क्लास पहले भी तो समझाया था, डेटर्स डूबा नहीं है, आपको लगता है डूब सकता है, अरे आ भी तो सकता है, तब अपने बुक्स में प्रोविजन बना के रखते हो। अगला बैलेंस शीट बन गया,
फ्लो में स्टार्टिंग के 2-3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे ना तो फिर हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड एंट्री होते हैं हम लिक्विडेटर को पेमेंट करते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना बोला उतना ही पे होगा, बट इक्विटी शेयर्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड निकालना पड़ेगा। तो आपको 12,60,000 रुपीज पे करना है एंड यू आर इश्यूइंग योर 10 रुपीज इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 10.5 रुपीज में आप इश्यू कर रहे हो। तो डिवाइडेड बाय 10.5 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड विल बी 1,20,000। फेस वैल्यू कैपिटल में जाएगा और 0.5 जो है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। टोटल परचेज कंसिडरेशन 1590 है, जिसमें से 3,30,000 के प्रेफरेंस शेयर्स हमें देना है और वो फेस वैल्यू पे ही दे रहे हैं हम। 10% प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम में, हमारी कंपनी के 9% प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो 330 के ही मिलेंगे उनको, क्योंकि हमारा इश्यू प्राइस फेस वैल्यू पे ही है। वेयर एज इक्विटी शेयर्स के लिए इश्यू प्राइस क्या है, उनको टोटल पे करना है 12,60,000, बट हम कितने रुपए में हमारी कंपनी के शेयर्स दे रहे हैं, एट 5% प्रीमियम। तो एक्स लिमिटेड का फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, 10, उस पे 5% प्रीमियम का मतलब 10.5 रुपए हो गया, 15 रुपए नहीं, 100 रुपए होता है तो वो आता है 10 रुपए 50 पैसे। तो 12,60,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए 50 पैसे, तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करना मिल जाएगा ना। तो 1,20 इंटू 10 रुपए तो कैपिटल में जाएगा और 1,20 इंटू 50 पैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो अब एक्स लिमिटेड का शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, पहले से 30 लाख तो था ही, उसने और कितना दे दिया 12 लाख फेस वैल्यू का, तो 42 लाख हो जाएगा ये। 9% प्रेफरेंसेस 3 लाख तो था ही, और दे दिया 3,30,000, दैट इज 6,30,000 हो जाएगा। क्लियर है ये। देन रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व 2,10,000 ही रहेगा उसका। और कुछ आया है क्या, आया ना सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 60,000 आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड बढ़ जाएगा, 150 खुद का था, 60,000 उसका लेके आया, 2,10,000 रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड बन जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ट्रेड पेबल्स ऐड हो जाएंगे, 390 प्लस 240, 6,30,000। म्यूचुअल ओइंग्स कैंसिल हो जाएगा, 630 माइनस 20,000, 6,10,000, राइट। और कोई चीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इधर आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा सकते हैं या फिर डेटर से माइनस करके दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी। हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी दिखा सकते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,500, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे टोटल बदल जाएगा। गुडविल का वैल्यू ऑलरेडी इसकी बुक्स में 1.5 लाख था, और एक्स्ट्रा कितना गुडविल लेके आया 1.5 लाख का, तो टोटल 3 लाख हो जाएगा गुडविल। हाँ
ऑफ द अबव, हाँ, 1,20,000 shares issued for consideration other than cash. पीपी में 15,000 और आएगा ना, अनरिकॉर्डेड एसेट भी आएगा। हाँ, अनरिकॉर्डेड एसेट भी ऐड हो जाएगा। 940 तो गुडविल हो गया 3 लाख का, और टेंजिबल एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग ऐड हो जाएगा तुम्हारा। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में लेके आया था वो? 9 लाख नहीं, 5 लाख में 9 लाख उसका खुद का था, तो 14 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कितने में लेके आया? 4 लाख, और खुद का 15 लाख का है, तो 19 लाख। एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी तो आ जाएगा, 15,000 वो भी लेके आया है। इन्वेंट्री 750 खुद का था, और सामने वाले का कितने पे लेके आया वो? 472 फोर्स, हाँ बोलो। उसको पीपी में डालेंगे कि इनटेंजिबल तो होगा ही नहीं, वो टेंजिबल होगा। तो उसको अनरिकॉर्डेड कर देंगे, लेकिन क्या नाम से? नहीं, उसमें ऐड कर दो ना कोई एक पर्टिकुलर में। कितना रुपए का था वो? अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब उसको पीपी मत मानो तुम, उसको अदर करंट एसेट्स में दिखा देना, क्योंकि छोटा वैल्यू का ही होगा ना वो तो। 15,000 का, तो उसको पीपी में मत दिखा के उसको अदर करंट एसेट्स में दिखाओ, करंट एसेट्स में। देन ट्रेड रिसीवेबल्स ऐड हो जाएंगे, 9 लाख हो जाएगा। नहीं 20,000 कटेगा, अब नहीं कटेगा, उधर कटेगा ना, 9 लाख माइनस 20,000, 8,80,000। और इसमें से वो प्रोविजन हाँ, कोई लोग हो सकता है यहां से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करे, कुछ लोगों ने करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखाया होगा, दोनों ही करेक्ट है। देन कैश एंड बैंक ऐड हो जाएगा, 2,10,000। अदर करंट एसेट्स में अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ जाएगा। तो पहले फेस ऑफ द बैलेंस शीट बना लो, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाते रहना। फेस ऑफ द बैलेंस शीट बना लो पहले। इसका ये हो गया, वो नंबर 2 करेगा। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में यदि आप ये नहीं लिखते हो मार्क्स कट जाएगा। हाँ, एक बार जर्नल वाला पोर्शन में गए ना, ठीक है। उतना ही आएगा ना भाई, हम उसकी कंपनी के थोड़ी ना रिजर्व्स एंड सरप्लस लेके आ रहे हैं, वो भी ऐड कर दिया क्या तुम? मर्जर थोड़ी ना, परचेज है। जब परचेज करते तो मालिक और उनके पैसों को नहीं खरीदते हम। तो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड किसमें जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन।
अगर अपर वैल्यूएशन करता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होता है ना। फेस ऑफ द बैलेंस शीट में किसी को डाउट है तो पूछ लो। फेस डन। किसी को बैलेंस शीट बनाने में दिक्कत है तो बोलना, कहीं पे डाउट वगैरह है तो। उसमें नहीं है।
अब जैसे ब्रैकेट में दिखा दे रहा है, एग्जाम में अगर वैसे दिखा रहे तो चलेगा ना? ये परचेस का है तो मर्जर में नहीं लिखा। मर्जर में तो डिटेल बनता है वो ना। तो डिटेल नहीं बताएगा इसमें, जैसे मतलब डायरेक्ट माइनस करके ये सब जो म्यूचुअल लिंक जो भी था ऐसे ब्रैकेट में दिखा, और जैसे हाँ, कैश हाँ। और बैंक में कुछ चेंजेस नहीं होते। हाँ, डायरेक्ट परचेज में तो डायरेक्ट दिखा दो भाई, इतना टाइम कहाँ है लिखने का। हाँ, नहीं कर सकता। हेलो। हाँ हाँ। सॉल्यूशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही किया कि हाँ एग्जाम में उतना ही टाइम परमिट करता है। देख ले बाद में। अभी वाला एग्जाम में जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही था, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आप कंसिडर कर लेंगे उसमें, तो फिर वो वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा। उन्होंने लिखा ही नहीं एग्जाम में क्या है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट कर सकते हैं ना? नेक्स्ट। बोलो। नंबर 2,
The following are the summarized balance sheet of VT Limited and MG Limited. चाहते क्या है? रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ VT Limited, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय VT Limited. मतलब कंसिडरेशन पेबल बाय VT मतलब VT क्या है? ट्रांसफरी. Fixed assets of the both the companies are to be revalued at 15% above book value. यानी रीवैल्यू वगैरह करना है तो एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. ठीक है, तो यहाँ पे VT लिमिटेड क्या है हमारा? ये ट्रांसफरी है, ट्रांसफरर है. ठीक है, आगे देख लेते हैं. इन्वेंट्रीज इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू. तो बार्गेनिंग चल रहा है यहाँ पे. तो both the companies are to pay 10% equity dividend, preference dividend having been already paid. After the above transactions are given effect, to VT Limited will absorb MG Limited on the following terms. ठीक है जी. तो सबसे पहले क्या करो? Fixed assets of both the companies are to be revalued. हमें किसकी बुक्स में जर्नल करना है? अच्छा चलो करते हैं जर्नल, साथ में करते हैं. अभी तक तो नहीं. इन द बुक्स ऑफ VT लिमिटेड जर्नल करना है अपन को. सबसे पहले क्या करें? एसेट का वैल्यू बढ़ाना है 15% से. तो फिक्स एसेट्स VT लिमिटेड का कितना था? 14 लाख का 2,10,000. बढ़ा दो भाई. फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू revaluation reserve being fixed assets revalued नरेशन हो जाएगा आपका. इसके बाद क्या करना है? इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5%. ये तो लेके जा रहा है उसका बात बोल रहा है. जर्नल तो इसका कुछ करना ही नहीं अपन को. अरे खुद के इन्वेंट्री और डेटर्स को थोड़ी बदलना है. बोल रहा है जो इन्वेंट्री और डेटर्स MG लिमिटेड के है उसको हम 5% कम वैल्यू पे लेके आएंगे. तो इन्वेंट्री को ऐसे क्वेश्चन में कट कर दो, यानी कितने में लेके आएंगे? 640 माइनस 5%, 6,08,000. और डेटर्स के लिए क्या बनाएंगे? PDD 21,000 का. ठीक है, ताकि याद रहे अपन को. इसके बाद क्या बोला? इक्विटी डिविडेंड देना है. तो 10% इक्विटी डिविडेंड देना है. VT का इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 12 लाख. तो 10% 1,20,000. डेटर्स पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसका. अच्छा, वो ट्रेड रिसीवेबल्स के नीचे नोट है 380. 19,000. 3,80,000 का 5%. क्योंकि बिल्स रिसीवेबल पे प्रोविजन नहीं बनेगा. अब इक्विटी डिविडेंड बांट दो. तो एंट्री क्या होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट. यस, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना डिविडेंड?
10% of total face value being dividend paid to equity shareholders. ठीक है यहां तक। देन उसके बाद अपने को बोला है, नीचे देखो, वीटी लिमिटेड विल इश्यू 16 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at par against 12 shares of MG Limited. 10% preference shareholder of MG Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference shares of 100 each at par in VT Limited. इक्विटी को क्या देना है, प्रेफरेंस को क्या देना है, डायरेक्ट लिख रखा है। तो यही मेरा परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो हम स्पेस छोड़ के परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेमेंट टू 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको हम क्या दे रहे हैं, हमारी कंपनी के 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वीटी, कितना रुपीस का, कितना रुपीस का बाबा, एट 10% डिस्काउंट। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, 2 लाख का 10% डिस्काउंट, दैट इज 1,80,000, राइट। देन इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स इन वीटी लिमिटेड देंगे हम, कितना देना है, कितना दोगे बाबा, 16 इक्विटी शेयर्स एट पार अगेंस्ट 12 शेयर्स। तो टोटल शेयर्स है कितने, टोटल शेयर्स है इनके पास 60,000 डिवाइडेड बाय 12 into 16 मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू, कितना रुपीस आ जाएगा, तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 9, कैसे 980 नहीं है क्या, 9,80,000, दिस विल बी अवर टोटल परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, अरे हमें नेट एसेट्स की यहां जरूरत ही नहीं थी भाई, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर को आप लोग क्या क्या पे कर रहे हो डायरेक्टली दिया हुआ था। क्लियर है, आगे चले। तो सबसे पहले क्या एंट्री करेगा, ये 2 के बाद बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट
to liquidator of MG Limited 9,80,000. Being purchase consideration due being purchase consideration due अब क्या होगा? सारा एसेट्स लेके आ रहा है वो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यू। तो फिक्स एसेट्स को किस वैल्यू पे लेके आया था? 15% अबव। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 5,75,000 एट अग्रीड वैल्यू। देन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है कितने पे? 160, कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू। तो ये हो गया, ये हो गया। इन्वेंट्री 6,08,000। उसके बाद डेटर 3,80,000। बिल्स रिसीवेबल किस वैल्यू पे? 40,000। तो डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक 20,000। वाई 20,000? उन्होंने इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया तो उनका कैश एट बैंक कम हो जाएगा। इक्विटी डिविडेंड उन्होंने भी कितना दिया? 6 लाख पे 10% मतलब 6,000। उनका कैश एट बैंक बचा होगा 20,000। क्लियर है? जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो, एब्जॉर्प्शन से पहले उन्होंने डिविडेंड बांट दिया, तो डिविडेंड बांट दिया तो उनका कैश एट बैंक कम हो चुका होगा। तो 20,000 to provision for doubtful debt 18,000। लाइबिलिटी में और क्या क्या लेके आ रहे हैं अपन? 12% डिबेंचर्स। 12% डिबेंचर्स को कितना पे करना है? 8% प्रीमियम में देना है। तो टू 12% डिबेंचर 8% प्रीमियम का मतलब हो गया 3,24,000 प्लस 8% 3,24,000। टू क्रेडिटर्स कितना? 2.5 लाख। टू बिल्स पेबल 50,000। टू बिजनेस परचेज 9,80,000। तो बैलेंसिंग फिगर फायदा हो रहा है कैपिटल रिजर्व कितना? नहीं, 20,000 माइनस होगा ना, क्या चीज? 380 से पहले 20,000 माइनस होगा, फिर इसका 5% कैलकुलेट होगा। तो इसमें गलती हो गया। हाँ, तब तो फिर आपका जो ये प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पे भी गड़बड़ है। पीडीडी जो आपने बनाया था प्रीवियस क्वेश्चन में,
अच्छा ठीक है, ठीक ही था उसमें। क्यों ठीक था बोलो? पिछला, अरे आपको क्वेश्चन याद क्यों नहीं रहता? पिछले में क्या किया, करंट में क्या किया? एम्बिग्विटी आना चाहिए आपके दिमाग में। इसमें क्या था? उल्टा था। हाँ, इसीलिए दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करो बाबा। देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 म्यूचुअल ओइंग्स था, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया था, क्या म्यूचुअल ओइंग्स माइनस करके बनाया था क्या? नहीं। लेकिन क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है एक्स लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी। देखो जो खरीद रहा है ना, हमें उसको पे करना है। यानी इसके डेटर्स में जो ये वाई लिमिटेड बिक रहा था, इसके डेटर्स में तो 1 रुपए भी ऐसा नहीं है जो एक्स लिमिटेड को मिलना है। तब तो यानी सारे के सारे आउटसाइडर हो गए, तो पूरे पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना। लेकिन जो आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, उसमें हम किस कंपनी को खरीद रहे हैं? एमजी। एमजी लिमिटेड के बुक्स में 3,80,000 के डेटर्स है, जिसमें से 60,000 तो हमें खुद को ही मिलना है। 60,000 इज टू बी पेड बाय वीटी टू एमजी लिमिटेड। यानी एमजी लिमिटेड के बुक्स में डेटर्स दिखाई दे रहे हैं 3,80,000, जिसमें से एमजी लिमिटेड को बोलता है कि मेरे को 20,000 तो वीटी से ही लेना है। तो वीटी तो अब वो उसका खुद का कंपनी हो जाएगा ना। वीटी जब एमजी को परचेज कर रहा है तो वो अपने आप को तो पे नहीं करेगा ना। आई बात समझ में? तो वो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या उसका डूबने का डर है क्या? इसके डेटर्स में देखो दो कहानी है, एक है वीटी से मिलना है 20,000 और एक है अदर्स 3,60,000, राइट? तो जब वीटी लिमिटेड और एमजी लिमिटेड एक ही हो जाएगा तो उसको अपने से डूबने का तो डर है ही नहीं ना। वो प्रोविजन आउटसाइडर वालों पे बनाएगा। तो 3,60,000 का कितना प्रोविजन बनाना था अपने को? 5%। तो हमारा प्रोविजन कितना बनेगा? 18,000। अरे क्लियर है या फिर से बताऊं? जो कंपनी खरीद रही है, सामने वाली कंपनी में यदि वो खुद एक डेटर है, तो वो उसके ऊपर प्रोविजन क्यों बनाएगा? सपोज मैं आपकी कंपनी को खरीद रहा हूं, राइट, और आप लोगों को मेरे से पैसा मिलना है, तो क्या मैं उस वैल्यू पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाऊंगा क्या? मैं अपने आप को ही डाउट करूंगा कि मैं नहीं देने वाला था। वो तो नहीं होगा ना, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट। तो यहां पे पीडीडी जो हमने बनाया, कैसे बनाया? 380 माइनस 20,000 उसका 5% म्यूचुअल ओइंग्स हटाने के बाद। यानी डेटर्स में जो खुद ट्रांसफरी कंपनी वाले डेटर्स होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। Being various assets and liabilities taken over, हाईलाइट कर देता हूं, ये ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना इस पे। कहीं पे लिख के रख लो कि ट्रांसफरी कंपनी जब प्रोविजन बनाती है, इफ ट्रांसफरर कंपनी में वो खुद डेटर है, तो उस वैल्यू पे प्रोविजन नहीं बनेगा। इफ ट्रांसफरी कंपनी प्रोविजन बनाती है एंड ट्रांसफरर कंपनी में वो खुद डेटर है, तो उस वैल्यू पे प्रोविजन नहीं बनेगा। ये बात आपको इंग्लिश में लिखनी है, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखनी है, हिंदी में लिखो, मराठी में लिखनी है, मराठी में लिखो, असमीज, बंगाली, मारवाड़ी, जिसमें लिखना है लिखो। बस ध्यान रखना। हाँ? तो उस वैल्यू
प्रोविजन नहीं बनेगी। हाँ, नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं? सर मेरा सवाल है, यहाँ पे जो कैपिटल रिजर्व है यस 1,61,000 का, यस, अगर हाँ तो बोलो। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इस फिगर को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। हाँ, इट इज इन द नेचर ऑफ परचेज, जरूर आएगा ये। मर्जर में रहता था, मर्जर में रहता था, यहाँ कैपिटल रिजर्व आता ही नहीं, पीएनएल आता। ये ना दिखता फिर। हाँ दिखता। नॉर्मली होता ही नहीं है कि मर्जर में कि जो एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है उससे कम इशू किया जाए, नॉर्मली नहीं होता। अब गलती से कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दिया तो उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, स्टडी मेट में था, वो बाय डिफॉल्ट वैसा कुछ क्वेश्चन बना दिया, नॉर्मली नहीं होता है। या तो उतना ही इशू करेगा या उससे ज्यादा वैल्यू का इशू करेगा। लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड डेबिट। अच्छा ये बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 हमने जो किया है, इसमें कैपिटल रिजर्व आया बट उसमें नहीं आ रहा था। नेट एसेट से जब निकालते हैं तो जितना पे ऑफ करते हैं उतना ही पे ऑफ हो रहा है। यहां पे हमें नेट एसेट फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट जो दिया है वो पता है, इसीलिए गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रहा है। तो लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड डेबिट बदले में क्या दे रहे हैं हम? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000 फेस वैल्यू पे दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपए का। यही तो निकाला था हमने। Being purchase consideration discharged इसके बाद क्या था? 12% डिवेंचर होल्डर ऑफ एमजी लिमिटेड आर टू बी पेड 12% debentures in VT Limited at a discount of 10%. 12% डिवेंचर ऑफ एमजी लिमिटेड हमने क्रेडिट किया था ना, 3,24,000। अब इनको हमें देना है, बदले में हम क्या दे रहे हैं? हमारी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हैं। कितने रुपए में इश्यू कर रहे हैं? अरे हमारी कंपनी के डिबेंचर्स कितने रुपए में इश्यू कर रहे हैं? सांप भी सूंघ जाता है तुम लोग को। 10% डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड चाहिएगा ना। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर बाय डिफॉल्ट 100 रुपए, तो यानी 90 रुपए में इशू कर रहे हैं। 3,24,000 डिवाइडेड बाय 90, 3,600 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। ऊपर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आया ना? 3,600 अमाउंट टू बी पेड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अरे नहीं समझ में आया, ये यहां दिखा देता हूं। 3,24,000 का पेमेंट करना था, इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर है 90 रुपए, तो नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इश्यूड आ गया। अरे पहले तो ये पता किया कितना अमाउंट पे करना है, फिर हम हमारी कंपनी के कितने रुपए में दे रहे हैं। 3,24,000 पे करना है, बट हम उनको बोल रहे हैं हमारे कंपनी का 100 रुपए का डिबेंचर 90 रुपए में ले लो। ठीक है। फिर और क्या था? एक म्यूचुअल ओइंग्स था,
सन्ड्री क्रेडिटर टू सन्ड्री डेटर कितना था म्यूचुअल ओइंग्स? 20,000 का। सर का ये सिस्टम हो गया है। अरे नहीं, नीचे स्पेस चाहिए था। यहां तक क्लियर है क्या? इसके बाद क्या बोला पॉइंट्स में? ये हो गया 60,000 is to be paid by VT to MG for liquidation expense। और लिक्विडेशन एक्सपेंस रिम्बर्स कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगा? पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक 60,000। अरे गलत नहीं बोला जिसने कैपिटल रिजर्व बोला, लास्ट में जाके तो वही होना है। पेइंग लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड या रिम्बर्स्ड। तो वो एंट्री करने से भी गलत नहीं है ना? कोशिश करना कि आप ये दिखा दो, गलत तो नहीं है। देन अल्टीमेटली दो चीज तो हो नहीं सकता, एक ही कंपनी को खरीदा तो प्रॉफिट भी हो रहा है और ये नुकसान भी हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,61,000, जिसमें से 60,000 तो एक्स्ट्रा पे ही कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो सेट ऑफ कर देते हैं। Being amount set off अल्टीमेटली कंपनी को खरीदने में आपका प्रॉफिट तो 1,01,000 ही रहा, क्योंकि 161 दिख रहा था, उसमें 60,000 आपने और एक्स्ट्रा पे किया है। क्लियर है ये? हो गया, लास्ट पॉइंट तक डन है। जर्नल दिखा दिया, स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल भी कर दिया था हमने, ठीक है। ईयरफोन कनेक्ट क्यों नहीं होते हैं? होना तो चाहिए, मेरा हो जाता ये वायरल हो मेरा तो फिर लगा ये परचेज कंसिडरेशन वाला हो गया। क्लियर है? कोई डाउट? April 20, form a new company Little Limited, high और low मिलके बनाएंगे Little Little, was formed to take over the business of the existing company. The summarized balance sheet of High Limited and Low Limited as on 31st March दिया हुआ है।
ठीक है जी, दोनों खत्म होके लिटिल लिमिटेड बनने वाला है। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट पार्ट है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ लिटिल लिमिटेड as on 1st of April after the amalgamation has been carried out in the basis of nature of purchase। तो सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, परचेज कंसिडरेशन चाहिएगा। 13% डिबेंचर होल्डर ऑफ हाई लिमिटेड एंड लो लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय लिटिल लिमिटेड by issuing such number of its 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest। यानी अभी उनको अमाउंट तो सेम ही रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ डिवेंचर्स बदल जाएगा, वो तो बैलेंस शीट में आएगा, बट वैल्यू वाइज, फेस वैल्यू वाइज भी बदलेगा क्या? यस। अब देखो 100 लाख का हाई लिमिटेड में डिवेंचर्स है, 100 लाख के डिवेंचर्स है, फेस वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, यानी उसको हर साल 13 लाख का इंटरेस्ट मिलता है। अब ये 13 लाख का इंटरेस्ट चाहिए फ्रॉम लिटिल लिमिटेड, बट लिटिल लिमिटेड विल गिव देम 15% डिबेंचर, यानी एक्स अमाउंट पे 15% मल्टीप्लाई करके 13 लाख रुपए का इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो 13 लाख डिवाइडेड बाय 15%, समथिंग डेसिमल्स में आ रहा है क्या? 86.67 तो अरे क्या कर आगे देखो क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ द टू कंपनीज आर इशूड इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी को, इक्विटी के बारे में कहानी बता दिया, तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इक्विटी को जो मिल रहा है और प्रेफरेंस को जो मिल रहा है उसको ऐड कर दो, दैट विल बी योर परचेज कंसिडरेशन। क्या मुझे करना है ये? कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर 2 मोर इयर्स, इसका क्या करें? स्टैट्यूटरी रिजर्व है, हां स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो अगर सबको हाई लिमिटेड 80 है तो एक नया आ जाएगा ना, एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व से वो माइनस करके दिखाएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व जब लेके जाते हैं तो एमालगमेशन, हाँ वही तो बोले, टू बी मेंटेन्ड का मतलब कि बोले परचेज कंसिडरेशन में दिखाना नहीं है उसको, कैपिटल रिजर्व निकालेगा नहीं उसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा स्टैट्यूटरी रिजर्व बढ़ रहा है तो एक तरफ एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोल के डेबिट भी तो हो रहा है, तो परचेज कंसिडरेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका। क्या चीज? स्टैट्यूटरी रिजर्व को छोड़ के बाकी सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो वो लेके जा रहा है एग्रीड वैल्यू, तो वो छोड़ो ना, रिजर्व एंड सरप्लस का बताओ क्या होगा? कुछ भी नहीं आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस जब तुम बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेगा तो लिटिल लिमिटेड का बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स जब बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, उसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व लिखेंगे लेस एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, तो इफेक्ट तो कुछ है ही नहीं उसका। तो दिखाई नहीं क्या चीज? जर्नल में तो कुछ नहीं दिखाना ना, जर्नल तो करना ही, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स में। वही पूछ रहा था। जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व इतना लेस एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, प्लस 80 माइनस 80, नेट इफेक्ट 0। हाँ देखो क्या क्या दे रहे हैं भाई हम लोग, हाई लो टोटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग preference shareholder of two companies are issued equivalent number of 15% preference shares of Little Limited at a price of 125 per share। preference share है कितने बाबा? 320 लाख का, 320 लाख का एंड 175 लाख का, तो कितना रुपए का देंगे हम? बोलो ना। एट ए प्राइस ऑफ 125 दे रहे हम। 25% इक्विवेलेंट नंबर जितना दे रहे थे उतना ही देना है, बट एट ए प्राइस ऑफ 125। अरे जो पहले प्रेफरेंस शेयर्स जितने नंबर थे उतने ही नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपको देने हैं, बट एट ए वैल्यू ऑफ रुपीज 125।
तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स कितना था, 320 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए, यानी आपके पास थे 3,20,000 प्रेफरेंस शेयर्स। 320 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपए, इतना प्रेफरेंस शेयर्स था, इंटू 125, मतलब आप कितना रुपए के दे रहे हैं, 400 लाख रुपीस का प्रेफरेंस शेयर्स पेमेंट कर रहे हैं। सिमिलरली लो लिमिटेड के पास कितने रुपीस के थे, 175 लाख, 100 रुपए का 125 रुपए में देंगे, कितना आ जाएगा, 218.75 लाख। तो टोटल हो गया 618.75। क्लियर है? कैपिटल जब निकालेगा तो डिवेंचर्स में जो 86.67 माइनस करेगा क्या, या फिर जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ माइनस करेगा? ट्रायल बैलेंस में मतलब नहीं, 86.67 जितना हम पे करने वाले हैं। देन इक्विटी शेयर होल्डर, उनको क्या दे रहे हैं हम, 4 equity shares for each equity shares of high limited and 3 equity shares for each equity shares of low limited to be issued at rupees 35 each, having a face value of rupees 10 per share। यानी 4 इक्विटी शेयर्स देंगे हम लोग, किसको, हाई लिमिटेड को। हाई लिमिटेड के पास कितने इक्विटी शेयर्स है, 10 लाख, उसको 4 इक्विटी शेयर्स देंगे, कितने रुपए में, 35 रुपीज में। तो कितना लाख हो गया, 1400 लैक्स। कितना रुपए का इक्विटी शेयर्स देना है, अरे 10 लाख इक्विटी शेयर्स है टोटल हाई लिमिटेड के, एक के बदले में 4, तो इंटू 4 यानी 40 लाख इक्विटी शेयर्स देना है। और हम हमारी कंपनी के इक्विटी शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं, 35 रुपीज में, तो 1400 लाख का परचेज कंसिडरेशन फॉर हाई। सिमिलरली लो लिमिटेड के लिए क्या हो जाएगा, 850 है, यानी 8.5 लाख इक्विटी शेयर्स है, एक के बदले में 3 दे रहे हैं एट द रेट 35, तो कितना रुपए, 892.5 लाख प्लस 1400 लाख 2292.5 लाख। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा 2911.25 लाख। नहीं, इधर भी दिखाएंगे ना टोटल, इधर भी टोटल कर लो। 54 4 times 1.25, ट्रिपल 54 बोला था ना तुम्हारा, सिंगल डबल ट्रिपल 54 This is our purchase consideration. ठीक है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी निकालना पड़ेगा। ये तो जस्ट परचेज कंसिडरेशन निकाला है हमने। अब हाई लिमिटेड को खरीदने में कितना फायदा हुआ, लो लिमिटेड को खरीदने में कितना फायदा हुआ।
हाई लिमिटेड का बैलेंस शीट से हम क्या क्या खरीद के लेके आ रहे हैं? सब कुछ बुक वैल्यू पे, कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे। लैंड एंड बिल्डिंग 670, ये सब दिखाना होगा एग्जाम में। 670 लैक्स और उसका लो लिमिटेड का 385 लैक्स में। फिर प्लांट एंड मशीनरी 475 355, प्लांट एंड मशीनरी 475 355, इन्वेस्टमेंट्स 9580, तो जो जो एसेट्स ला रहे हैं वो ऐड कर देते हैं। स्टॉक 415 389, डेटर्स 322 213, bills receivable 35, cash and bank 303 166, इतना रुपए का तो एसेट्स आ रहा है। टोटल मार लेते हैं एक बार। 70 475 95 215 322 35 303 2315 lakhs रुपीस का एसेट इधर हाई लिमिटेड का 388 355 80 389 213 166 1588 का ये हो गया टोटल एसेट। लाइबिलिटीज में क्या क्या लेके आ रहे हैं अपन? इसको 13% डिबेंचर्स, 13% डिबेंचर्स, इनको कितना पे करना है? 100 लैक्स के हैं, कितना पे करना है हमने निकाला था। रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही चाहिए। 100 लाख पे 13%, मतलब 13 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, डिवाइडेड बाय 15%, 86.67 लाख। ये क्लियर है? 86.67। सिमिलरली यहाँ पे 56 लाख का है, उसको 13% रिटर्न, 56 लाख का 13% 7.28 लाख का इंटरेस्ट चाहिए एट 15% वाले डिबेंचर्स पे 48.53। Then we have unsecured loan 50, sundry creditors, bills payable. तो नेट एसेट कितना आ रहा है? वो नहीं लाएंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। अरे उससे परचेज कंसिडरेशन में फर्क नहीं पड़ता है, वो तो लॉ का कंपल्सन है, हम खरीद थोड़ी रहे हैं उसको, वो तो कानून बोलता है, तो उसको हमें हमारे बुक्स में कैरी फॉरवर्ड दिखाना है। जैसे है वैसे ही उठा के ले लेंगे। हाँ, और
कॉरेस्पॉन्डिंगली रिजर्व से माइनस भी तो हो जाता है वो, अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोल के, तो कोई इम्पैक्ट होगा ही नहीं उसका। तो नेट एसेट्स कितना आया? 1504.47। परचेज कंसिडरेशन 1800 lakh 4 times 1.25 lakhs। तो घर पे नेट एसेट्स आ रहा है 2083.33 लैक्स, उसके लिए आप पे कर रहे हो 1800 लैक्स। तो दोनों केस में कैपिटल रिजर्व आ रहा है। पहले फेस ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ लिटिल लिमिटेड। दो क्वेश्चन एटलीस्ट आज सबमिट करे तो प्रैक्टिस कर लेना, 4 और 5। नहीं तो साथ में करेंगे, उपाय नहीं है फिर। लॉ भी पढ़ना है। आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, फेस ऑफ द बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दिया बस वही प्लॉट करके बना लो। नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 3। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, assets, non-current assets, property, plant and equipment, non-current investment,
करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या है? स्टॉक्स है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल है, ट्रेड कैश इक्विवेलेंट, रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पीस ऑफ द बैलेंस शीट बना लिया। अब इसमें देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 95 प्लस 80, तो 95 प्लस 80 175। देन इन्वेंट्री को भी प्लस करके बता दो, 415 प्लस 389। यो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी वही करो, 303 प्लस 166 469। ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है, थोड़ा अलग अलग था क्योंकि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल थे ना, बट स्टिल ऐड करके वैल्यू तो बता ही सकते हो तुम लोग। नोट्स टू अकाउंट्स में बना लेंगे, बट डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल को ऐड कर दो ना सारा। 322 213 प्लस 35 570। अपना बैलेंस शीट तो बन ही जाएगा। सिमिलरली देखो, तरीका देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं। देन पीपी को भी तो ऐड ही करना है। 670 385 475 एंड 355। सिंस इतना ज्यादा है तो वर्किंग नोट्स तो बनाना ही पड़ेंगे, बट फेस ऑफ द बैलेंस शीट में तो डायरेक्ट डाल सकता हूं 1885, तो उससे मुझे एसेट साइड का टोटल मिल जाएगा। $3903। 3903 एसेट का टोटल है। यही टोटल क्या होगा? लाइबिलिटीज का भी होगा। अब ट्रेड पेबल्स टोटल कर लो, सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल 65 प्लस 35 प्लस 30 130। वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को ऐड कर लो। डिवेंचर्स का वो वाला वैल्यू लेना होगा ना, इसमें डिबेंचर्स का फेस वैल्यू फिर वो सब लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको बाद में कर लेंगे। देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखना पड़ेगा क्या 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 नहीं। चलो ठीक है, 3 तो बाकी बनाने से ही पता चलेगा। इतना तो प्लॉट हो गया। पहला बनेगा शेयर कैपिटल का नोट्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किए? 10 इंटू 4 40 लैक्स इधर, और 8.5 इंटू 3 यानी टोटल 65.5 लाख इक्विटी शेयर इशू किए ऑफ रुपीज
10 each. इक्विटी शेयर तो 10 का ही है। अरे नीचे देखो ना, जो कंपनी इशू कर रहा है उसका तो फेस वैल्यू 10 ही है। तो कितना था? 65.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each। बट ये हमने प्रीमियम में दिया था। कितना रुपए प्रीमियम? 25 रुपए प्रीमियम पे, 35 रुपए में इशू किया है ना, तो वैल्यू आ जाएगा 655 रुपीज इन लैक्स। देन प्रेफरेंस शेयर्स, कितने प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए हमने? अरे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो उतना ही थे, 320 प्लस 175, 495 लाख प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो उतने ही थे, तो 495 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग कैसे निकाले? डिवाइडेड बाय उनका फेस वैल्यू। हम उतना ही तो प्रेफरेंस शेयर, उतना ही इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। कौन से जो परचेज कंसिडरेशन कैपिटल निकाला था उससे ना? हाँ, ये जो है यही तो नंबर ऑफ शेयर्स है, ये तो इशू प्राइस है, यही तो नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, $495 lakh preference shares of rupees 100 each, तो कितना हो जाएगा? $495 लाख नहीं, सॉरी 4,95,000 शेयर्स था क्या? कितना था शेयर्स? 4.95 था ना? 4.95 लाख, तो 495 इन रुपीज हो गया। तो सारे के सारे क्या है? ऑल ऑफ द अबव shares are allotted for consideration other than cash. $1150 1150। ठीक है, तो 1150 बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। जिन कंपनी को खरीदा है, क्या उन कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो क्या क्या आएगा? एक तो कैपिटल रिजर्व, खरीदने में फायदा था ना, हमने कैलकुलेट किया था कैपिटल रिजर्व कितना कितना था? 283.33 था और एक 393.22। 283.33 प्लस 393.22 टोटल कैपिटल रिजर्व हो गया 676.55। एक तो ये आएगा। फिर आपने जो इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स दिए हैं वो तो प्रीमियम पे दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। इक्विटी शेयर 65.5 लाख शेयर्स थे
और हर एक शेयर्स पे 25 रुपए का प्रीमियम, मतलब 1637.5 लाख प्रीमियम। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स 4.95 लाख थे और एक प्रेफरेंस शेयर्स कितने में इशू किया? 125 में किया था ना, 100 कहाँ है? फेस वैल्यू 100 है, तो प्रीमियम कितना हो गया? 25 रुपए, यानी 123.75 वो भी आ गया। यहां तक क्लियर है? तो कितना हो गया ये? प्लस 1761.25। देन क्या लेके आना है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को कंटिन्यू करना है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज टू बी मेंटेन फॉर 2 more years। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है 80 + 40 120। तो जब स्टैट्यूटरी रिजर्व आएगा तो और एक चीज आ जाएगा, क्या? तो मतलब ये क्यों आता है समझ में नहीं आता। क्योंकि हम खरीद थोड़ी रहे, यही तो AS 14 बोलता है कि जब भी आप स्टैट्यूटरी रिजर्व इन द नेचर ऑफ परचेज लेके आओगे तो आपका एक नया अकाउंट आ जाएगा। एमालगमेशन एडजस्टमेंट की वजह से आ रही है रिजर्व, ये एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना पड़ेगा, इसलिए आपने एक नया रिजर्व बना दिया, एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व। इससे जो बाइंग कंपनी है उसके बुक्स में कोई इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो क्यों लाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व? तो लॉ बोल रहा है कि कंटिन्यू करो, तो वो उसने कंटिन्यू किया, तो दिखाने के लिए वो दिखा रहे हैं। तो ये आ जाएगा फाइनल रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू। टू फोर थ्री सेवन 2437.8 नहीं है क्या? पॉइंट 8 सॉरी। यही वैल्यू हम कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक तो हमने दिया हमारी कंपनी के डिबेंचर्स, टोटल कितना था? वैल्यू कैलकुलेट किया था ना हमने। परचेज कंसिडरेशन में देखो टोटल होगा 86.67 प्लस 48.53 135.2। 135.2। फिर और क्या था बोरोइंग्स में? अनसिक्योर्ड लोन 50, अनसिक्योर्ड लोन में ये तो सिक्योर्ड था। पब्लिक डिपॉजिट्स 50, 185.2। बैलेंस शीट मैच हो जाना चाहिए। अब बस अलग अलग जो था उसको शो कर देते हैं। यहां तक हो गया। अब नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल्स।
ट्रेड पेबल्स में दो चीज है, एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक हाई लिमिटेड का और एक लो लिमिटेड का। कितना कितना ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके, क्योंकि जब हम पे करेंगे तो पता रहेगा ना। हाई का कितना है 65 और लो का 35, ठीक है। फिर उसके बाद है बिल्स पेबल, हाई लिमिटेड, टोटल हो गया 65 प्लस 35 प्लस 130। देन और एक नोट क्या बनाना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, हाई लिमिटेड, लो लिमिटेड। हाई का कितना है और लो का 385। प्लांट एंड मशीनरी, हाई लिमिटेड, लो लिमिटेड, कितना कितना वैल्यू, हाई का 475 और लो का 830। दैट्स पीपी का नोट्स। फिर और एक नोट बनना था, sundry debtors, हाई लिमिटेड, लो लिमिटेड, कितना कितना, हाई का 322 और लो का 215। बिल्स रिसीवेबल किसका है, हाई का सिर्फ हाई का। तो अपन क्या कर सकते थे, इसको इनर कॉलम में डाल देते हैं। और हाई का बिल्स पेबल कितना है, 35। दैट्स इट। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। आई होप प्रेजेंटेशन एंड ऑल कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं क्लियर है। ठीक है, तो रिवाइज कर लेना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, वी नीड टू कवर अप एनी हाउ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।